नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 12th बायपेटेट 8 मार्च 2024 को साइन हो गया, मगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि अभी भी रह गए हैं और उन इश्यूज के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिन्हें हम रेजिडुअल इश्यूज के नाम से कहते हैं। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है 8 तारीख का। मिनट्स ऑफ डिस्कशन हेल्ड बिटवीन इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड AIBA, NCB, BEFI, NOBW and INBF on 8th March 2024, whereas a settlement has been arrived at on 8th March 2024 on Charter of Demand submitted by the unions, and whereas some of the issues, demands raised by the unions could not be taken up for discussion and resolved, and it is hereby agreed between the parties that the following issues and demands raised in Charter of Demand shall be discussed further to reach a mutually acceptable and amicable resolution of the same within a maximum period of 6 months from hereof। दोस्तों, जो 7 दिसंबर 2023 में जो MOU साइन हुआ था, उसमें चार्टर ऑफ डिमांड के कुछ इशूज पे एग्रीमेंट हुआ था और उसमें 180 दिन के अंदर बायपेटेट साइन करने की बात हुई थी। अब इस लिस्ट में जो भी रेजिडुअल डिमांड्स रखी गई हैं, उनको अगले 6 महीने के अंदर रिजॉल्व करने की बात की गई है, क्योंकि इसमें कई इशूज ऐसे हैं जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रेफ़र किया गया है, जिससे कि जवाब आने के बाद ही उसमें अगले डिसीजंस हो पाएंगे, उसमें एग्रीमेंट हो पाएगा। आइए उन सारे रेजिडुअल इशूज के बारे में आपसे चर्चा करें। ये जितने भी रेजिडुअल इशूज हैं, ये अवार्ड स्टाफ से संबंधित हैं और इसमें जो साइन करने वाले एफिलिएट्स यूनिट्स हैं, वो भी अवार्ड स्टाफ की यूनियंस ही हैं। इसमें सबसे पहला इशू है इम्प्रूवमेंट इन PLI स्कीम। दूसरा है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायर्स, प्रोविजन टू बी मेड इन पेंशन रेगुलेशंस टू प्रोवाइड फॉर periodical updation of pension along with wage division settlements। अब ये जो इशू है, इसमें पेंशन रेगुलेशन में ऑलरेडी प्रोविजन है कि RBI के पैटर्न में पेंशन पे की जाएगी बैंक एम्प्लॉयज़ को, और जब RBI के पैटर्न में पेंशन अपडेशन का प्रोविजन कर दिया गया है और 2019 में और 2023 में पेंशन अपडेट भी की गई है, तो ये अलग से इसमें प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि IBA द्वारा इस क्लॉज को जानबूझ करके शामिल किया गया है ताकि उसको इस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे MC सिंगला केस में अपने एफिडेविट में इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिले कि यूनियंस ने भी एग्री कर दिया है कि अपडेशन का प्रोविज़न नहीं है, इसलिए अब अपडेशन का प्रोविज़न कर दिया जाए। और हो सकता है कि IBA वहाँ पर एग्री कर जाए कि हम अपडेशन के लिए अब क्लॉज शामिल करेंगे बैंक पेंशन रेगुलेशन में। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। चौथा पॉइंट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। दोस्तों, बैंक एम्प्लॉइज़ को जो ग्रेचुइटी पे होती है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के तहत है और उसमें जो भी प्रोविज़न किए गए हैं वही बैंक एम्प्लॉइज़ पर भी लागू होते हैं। तो ये जो डिमांड रखी गई है, रेजिडुअल इशू है, ये तो आसमान से तारे तोड़ने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसमें बैंक यूनियंस या IBA कोई चेंज नहीं कर सकता। जब भी ग्रेचुइटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट होंगे तो उसी हिसाब से ग्रेचुइटी का अमाउंट डिसाइड होगा और उसी हिसाब से पेमेंट की जाएगी। तो ये रेजिडुअल इशू तो हमेशा ही रहने वाला है, इसमें 6 महीने के अंदर कोई भी एग्रीमेंट होने की संभावना नहीं है। पांचवा जो ऑप्शन है, पांचवा रेजिडुअल इशू है ऑप्शन टू ज्वाइन द DA लिंक्ड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम फॉर एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। दोस्तों, ये भी एक रेजिडुअल डिमांड इसलिए रह गई क्योंकि इसमें भी जो प्रोविज़न क्या करने की बात की जा रही है, उसमें DA का लिंक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
ये कहाँ तक संभव हो पाएगा, क्योंकि यदि डीए का लिंक करना है तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा पेंशन फंड में। यूनियंस कई बार ऐसी डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड में रख लेते हैं कि जिससे कि मेंबर्स को खुश कर किया जाए, लेकिन वो डिमांड कई बार अचीव होनी मुश्किल हो जाती है। ये भी डिमांड इसी प्रकार की है। 6th पॉइंट है एक्सटेंडिंग एक्स ग्रेसिया टू पेंशनर्स ऑफ द प्राइवेट बैंक। इस में प्राइवेट बैंक को एक्स ग्रेसिया का अभी तक टेकअप नहीं किया गया था, तो इसको भी टेकअप करने का उन्होंने डिसीजन लिया है विदिन 6 मंथ। 7वां पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक फाइनलाइजेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द स्कीम। दोस्तों, लीव बैंक के लिए ऑफिसर्स के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और वो जल्द ही लागू हो जाएगा। इसके लिए स्कीम डिवाइस की जा रही है और वही स्कीम अवार्ड स्टाफ के लिए भी लागू हो जाएगी। लीव बैंक का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है और वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिनकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं किसी लंबी बीमारी के कारण। तो एक अच्छा वेलफेयर मेजर है जो कि समय की कसौटी पे काम आएगा। 8th पॉइंट है प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बोर्न बाय बैंक। अब ये बहुत बड़ा इशू है जिसको कि आईबीए ने काफ़ी समय से टाला हुआ है। अब इसको यदि पेंशन का पूरा प्रीमियम, अगर मेडिकल इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम बैंक बेयर करता है तो उसमें न केवल एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा होगा बल्कि पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा। और पेंशनर्स को जो हैवी प्रीमियम देना पड़ रहा है वो अब नहीं देना पड़ेगा अगर एग्रीमेंट हो जाता है इस रेजिडुअल इशू पे। 9th पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि आईबीए द्वारा इशू की गई है और जिसमें hefty प्रीमियम है, उसके लिए भी अभी बात चल रही है इम्प्रूवमेंट करने की। 10th पॉइंट है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक। 11th पॉइंट है डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर्स टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट। दोस्तों, ये पीएफबीयू के लीडर्स काफ़ी भाषणों में जोरों से कह रहे थे कि हम डीए मर्जर करवा देंगे पेंशनर्स के लिए 8088 पॉइंट तक, लेकिन ये अभी नहीं किया गया। इसको भी रेजिडुअल इशू में छोड़ दिया गया है। 12th पॉइंट है मॉडिफिकेशंस इन प्रोविजन ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर्स। इसमें भी सब कमेटी में डिस्कशन चल रही है और इसमें जैसे ही ये किसी एग्रीमेंट में पहुंचेंगे तो इसमें कुछ चेंजेस की जा सकती हैं जो कि बाइपार्टाइट के अधीन ही होंगी और इसमें पॉसिबिलिटी है कि कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। 13th पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ स्पेशल अलाउंस फॉर सुपरएनुएशन बेनिफिट्स। ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको पिछले 3 बाइपार्टाइट से छोड़ा गया है, जिसमें 10th, 11th और 12th बाइपार्टाइट में स्पेशल अलाउंस को बढ़ाया ही गया, जो कि अब 30% कर दिया गया है। जो कि 30% स्पेशल अलाउंस बढ़ाने से पेंशन का कंपोनेंट और बेसिक पे का कंपोनेंट उतना ही कम हो जाता है, जिसमें कि न केवल वर्किंग एम्प्लॉय को नुकसान है बल्कि पेंशनर्स को भी बहुत नुकसान है। स्पेशल अलाउंस का प्रोविजन होने की वजह से वर्किंग एम्प्लॉय का जो वेतनमान है वो एलआईसी के मुकाबले काफ़ी कम हो गया और ये जो 30% का गैप रह जाएगा, ये अगले बाइपार्टाइट में हो सकता है कि 50% का गैप हो जाए। और जिस प्रकार से ये चल रहा है उससे ये लगता है कि जो एलआईसी का जो ऑफिसर का वेतन है वो काफ़ी हद तक बैंक के ऑफिसर्स के वेतन से बहुत ज़्यादा होगा और एलआईसी के जो असिस्टेंट या अवार्ड स्टाफ का वेतन होगा वो बैंक के ऑफिसरों के वेतन के बराबर होगा। तो इससे जो गैप बढ़ता जाएगा उससे न केवल वर्किंग एम्प्लॉय में रिजाइनमेंट होगा बल्कि पेंशनर्स को भी काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टाफ वेलफेयर फंड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। दोस्तों, जहाँ तक बात है कि स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से ही दर निर्धारित होनी चाहिए, ये काफ़ी हद तक कन्विंसिंग है और ये कई कमेटी ने भी रिकमेंड किया है, क्योंकि जब सरकार सीएसआर का फंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर डिसाइड करती है तो स्टाफ के वेलफेयर स्कीम का भी फंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बेस्ड होना चाहिए, जो कि एक जस्टिफाइड डिमांड है। 15th और लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू दी
to be paid to the physically challenged or differently able employees as applicable to government employees। दोस्तों, इस पॉइंट के लिए IBA ने गवर्नमेंट को रेफ़र किया है और उसमें गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में भी जानने की कोशिश की गई होगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट से उसकी क्लियरेंस आएगी तो ये पॉइंट एक जेन्युइन और वैलिड पॉइंट है जो कि जल्द ही लागू हो सकता है। इस डिजिटल इशूज़ के नोट में सिग्नेटरीज हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से MB राव जी जो कि चेयरमैन हैं इस नेगोशिएटिंग कमेटी के, शांतिलाल जैन मेंबर हैं, राकेश शर्मा मेंबर हैं और रजनीश कर्नाटक मेंबर भी हैं और अवार्ड स्टाफ की जो कमेटी थी कोर कमेटी उसके भी चेयरमैन हैं और विनोद कुमार मिश्रा जी ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ नेगोशिएटिंग कमेटी के कोर कमेटी के चेयरमैन भी थे और नेगोशिएटिंग कमेटी में मेंबर हैं। सुनील मेहता जी IBA के चेयरमैन हैं जो कि एक नेगोशिएटिंग कमेटी के मेंबर हैं। गोपाल मूर्ति भगत और ब्रजेश्वर शर्मा भी IBA की तरफ से हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से राजन नागर हैं और CH वेंकटचलम हैं जो कि AIBA के सेक्रेटरी भी हैं और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की तरफ से R बालाजी हैं और संजीव के बंदिश हैं। इस तरह से ये जो रेजिडुअल इशू का नोट साइन किया गया है इसमें प्रोविज़न किया गया है कि 6 महीने के अंदर इनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी इशूज़ जो कि सिंपल हैं वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की अप्रूवल की बात है ग्रेचुइटी के इशू में और कई जगह वो इशूज़ रेजिडुअल ही रहेंगे और वो परपेचुअल रेजिडुअल रहेंगे क्योंकि वो इशूज़ IBA और AFBU नहीं रिजॉल्व कर सकती जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की ज़रूरत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ये पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक एम्प्लॉयज़ से संबंधित या बैंक पेंशनर्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।